स्वागत है सायातून की डरावनी दुनिया में। एक गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल का साया था। कोई भी गांव वाला उस जंगल की ओर से गुजरता था तो वह चुड़ैल उन्हें मार कर खा जाती थी। एक एक करके गांव वाले गायब होने लगे तो गांव वालों को पता चल गया कि जंगल में चुड़ैल का साया है। एक एक करके सब गांव वाले गायब होने लगे। इस चिंता में सरपंच ने गांव में बैठक बुलाई। अरे गांव वालों, तुम्हें तो पता है हमारे गांव में से एक एक आदमी गायब हो रहे हैं। अब हमें सावधान रहना होगा और हमें अपना ख्याल रखना होगा। मेरा तो बस यही कहना है कि कोई भी गांव वाला उस जंगल के पास ना जाए। हाँ सरपंच जी, रात को मैंने उस जंगल की ओर से अजीब अजीब सी आवाज सुनी है। उस जंगल के पास जो कोई भी गया है वह वापस लौट कर नहीं आया है। तो आप यह तय रहा, हम में से कोई भी गांव वाला उस जंगल के पास नहीं जाएगा। कोई गांव वाला उस जंगल के पास नहीं जाएगा तो वह चुड़ैल भूख से वहीं पर मर जाएगी। सरपंच की बातें सुनकर सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। काफी दिन गुजर जाते हैं, कोई भी गांव वाला उस जंगल के पास नहीं जाता। अरे क्या काफी दिनों से यहाँ से आदमी कोई गुजरा नहीं। मुझे लगता है अब मुझे दूसरी तरकीब लगानी होगी। फिर वह चुड़ैल गांव जाती है शिकार की तलाश में। तभी उस चुड़ैल को सीमा नाम की एक औरत वहां से गुजरते हुए दिखाई देती है। अरे ये क्या, मेरा शिकार तो मेरे पास खुद चल कर आ रही है। आजा आजा, मैं काफी दिनों से भूखी हूँ, आकर मेरी भूख मिटा दे। तभी वह चुड़ैल एक नींबू में बदल जाती है। सीमा का पैर जैसे ही उस नींबू पर पड़ता है तो वह चुड़ैल उसे निगल जाती है। फिर अगली सुबह सब गांव वाले सीमा के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है सीमा रात से लापता हो गई है। सब गांव वाले उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ, और सुनो, मुझे काम से शहर जाना है। तुम खाना खाकर सो जाना। और हाँ, कोई दरवाजा ठोके तो तुम खोलना मत। हाँ जी, आप मेरी फिक्र मत करो। आप जल्दी घर आने की कोशिश करना और आप अपना ख्याल रखना। सुरेश घर से शहर जाने के लिए निकल जाता है। अरे मुझे काफी रात हो गई है। सुमन मेरी घर पर राह देख रही होगी। सुरेश यही सोचते सोचते आगे बढ़ते जा रहा था। तभी सुरेश को सामने से चुड़ैल आई हुई दिखाई देती है। सुरेश उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे ये चुड़ैल गांव में क्या कर रही है? तभी राजू नाम का एक आदमी वहां से गुजरता है तो वह चुड़ैल राजू को देख लेती है। तभी वह चुड़ैल एक नींबू में बदल जाती है। जैसे ही राजू का पैर उस नींबू पर पड़ता है से निगल जाती है। यह सब दृश्य पेड़ के पीछे छुपकर सुरेश देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक नींबू में बदल जाती है। मुझे अब ये बात सब गांव वालों को और सरपंच को बतानी होगी। फिर अगली सुबह सुरेश सब गांव वालों को और सरपंच को बुलाता है और चुड़ैल के बारे में सब बताता है। अरे सरपंच जी, अब तो यह चुड़ैल गांव में आ गई है। हमें अपनी जान बचानी होगी। हमें इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना होगा। हम सब की जान खतरे में है। तू ठीक कह रहा है राघव, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना यह चुड़ैल एक एक करके सब गांव वालों को मार डालेगी। माधव, तू जा और पंडित को बुलाकर ले आ। फिर माधव पंडित को बुलाकर लाता है। फिर सरपंच पंडित को पूरी बात बताता है। अच्छा, तो यह बात है सरपंच जी, मैं आपको एक मंत्र वाला कपड़ा दूंगा। जैसे ही वह चुड़ैल एक नींबू में बदल जाएगी तो वह कपड़ा उस नींबू पर डाल देना। वह चुड़ैल उस कपड़े में कैद हो जाएगी। अरे भाइयों, पंडित जी ने हमें यह कपड़ा दिया है। आज रात को ही हमें उस चुड़ैल को इस कपड़े में कैद करना होगा। फिर सब गांव वाले चुड़ैल को पकड़ने की तरकीब लगाते हैं। फिर रात होते ही वह चुड़ैल गांव में आ जाती है और गांव में आते ही उसे माधव आते हुए दिखाई देता है। माधव को देखकर चुड़ैल एक नींबू में बदल जाती है। माधव नींबू के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे सुरेश, जल्दी आओ, यह चुड़ैल एक नींबू में बदल गई है। फिर सुरेश वह मंत्र वाला कपड़ा नींबू पर डाल देता है और वह चुड़ैल उस मंत्र वाले कपड़े में कैद हो जाती है। कमला मोहन राम के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी, लेकिन अपनी बेटी नेहा को हमेशा से पढ़ना चाहती थी। ये बात मोहन राम और उसकी पत्नी गौरी को नहीं पसंद थे। तभी गौरी नेहा, ओ नेहा, बैठी क्या है ऐसे? जा छत पे जा, झाड़ू लगा दे,
छत गंदा हो गया है, धूल ही धूल है। जी मालकिन, जा रही हूँ। नेहा छत पर झाड़ू लगाने जाती है। दोपहर की तपती धूप से छत गर्म था। उसका पैर जलने लगता है। वह रोने लगती है। माँ, माँ, पैर जल गया, बहुत गर्म है छत। नीचे से सुनते ही कमला घबराकर दौड़ती है और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँचती है। नेहा को गोद में उठाकर नीचे लाती है। नेहा, ओ भगवान, तेरा पैर जल गया। क्यों भेजा आपने इसे छत पर? ये कोई काम है इस नन्ही जान से करवाने का? तभी सेठ मोहन राम भी आ जाता है। कमला, तू यहाँ काम करने आई है, आराम फरमाने नहीं। जितना काम दूं चुपचाप कर। सेठ जी, हम दिन रात मेहनत करते हैं। नेहा सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करती है और ऊपर से आज मालकिन ने इसे छत पर झाड़ू मारने भेज दिया, वो भी इतनी धूप में। मेरे बच्ची का पूरा पैर जल गया है। अरे कमला, ये तेरी बेटी कोई रानी की औलाद नहीं है और तू भी काम पर ध्यान दे, नहीं तो निकाल दूंगा। सेठ जी, निकाल दीजिए, पर उससे पहले मेरी बकाया पगार तो दे दीजिए। मैं अब अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगी और जहाँ उसकी इज्जत नहीं वहाँ काम नहीं करूंगी। जो तनख्वाह बची है वो दे दीजिए बस। कमला वो पैसे उठाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सड़क किनारे कुछ प्लास्टिक, लकड़ी और बोरी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। अब मेरी बेटी स्कूल जाएगी, पढ़ेगी और एक दिन नाम करेगी माँ का। माँ, मैं पढ़ लिख कर एक दिन अफसर जरूर बनूंगी। फिर अगले दिन कमला एक स्कूल में नेहा का एडमिशन करवा देती है और दूसरी ओर एक चाय की छोटी टपरी तैयार करती है। चाय ले लो, गरम गरम चाय, कमला की चाय, हाथ की हर जैसी मिठास, माँ की ममता वाला स्वाद। और दूर स्कूल से लौटती हुई नेहा को देखती है। नेहा दौड़कर गले लग जाती है। माँ, आज टीचर ने मेरी तारीफ की। मैंने कहा था ना, अब हमारी जिंदगी बदलेगी बेटा। फिर इसी तरह कमला का दिन बीतता है। फिर एक दिन कमला बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी। हाथ में सब्जी और दूध का बैग था। आज नेहा की पसंद का दूध ले आई हूँ, शाम को पढ़ते वक्त उसको दूंगी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने से आती है और एक कमला को जोर से टक्कर मार देती है, जिस सामान बिखर जाता है। खून में लथपथ कमला सड़क पर गिर जाती है। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। नेहा बेटा, तुझे पढ़ना है, किसी भी हालत में पढ़ना है। इतना कहते ही कमला मर जाती है। नेहा स्कूल से लौट रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास आती है, वहाँ भीड़ लगी होती है। कुछ औरतें रो रही थी। नेहा डरते हुए आगे बढ़ती है और देखती है कि उसकी माँ कमला जमीन पर बेसुध पड़ी थी। माँ, माँ, उठो ना माँ, ये क्या कर दिया माँ? तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई माँ? तुमने तो कहा था हमारी जिंदगी बदलेगी, मैं पढ़ूंगी। माँ, अब मैं अकेली कैसे रहूंगी? नेहा माँ के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रो रही होती है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें चेहरे पर पड़ती हैं। नेहा की आंख खुलती है। वह उठती है, अपना पुराना स्कूल बैग उठाती है और स्कूल की ओर चल देती है। मैम, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ ने कहा था मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ूंगी। नेहा, हमें माफ करना, तुम्हारा अब कोई गार्जियन नहीं है। फीस कौन देगा? ये स्कूल नियम है बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। नेहा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो बैग उठाती है और चुपचाप स्कूल से बाहर निकल जाती है। उसी रात नेहा झोंपड़ी में अकेली बैठी थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, तू कहाँ चली गई? तूने तो कहा था कि मैं पढ़ूंगी, अब कौन मेरा साथ देगा माँ? आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर में सो जाती है। बेटा, मैं चली गई हूँ पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू पढ़, मैं तुझे पैसे दूंगी, रोज दूंगी, किसी तरह, हर हाल में। नेहा सपने में, माँ, तू सच कह रही है ना? तू आएगी ना? उसी रात हाईवे के पास एक चाय की टपरी फिर से जल उठती है। एक औरत छाया जैसी दिखती है, वह है कमला। धीरे धीरे वहाँ ट्रक और गाड़ियों के ड्राइवर रुकने लगते हैं। अरे भाई, इतनी रात को कौन चाय बेच रहा है? चलो अच्छा है, नींद टूटेगी वरना गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। चाय तो बहुत अच्छी है भाई, जैसे माँ के हाथ की हो। कमला चुपचाप चाय देती रहती है। कोई उसकी आंखों में झांक नहीं पाता, लेकिन वो हर ग्राहक को एक माँ जैसी मुस्कान देती है। सुबह होते ही कमला सारे पैसे लेकर अपनी बेटी के हाथ में रखकर गायब हो जाती है और जैसे ही नेहा की आंख खुलती है, उसकी हथेली में कुछ सिक्के और नोट रखे मिलते हैं। ये पैसे कहाँ से आए? माँ, तू आई थी ना,
तूने फिर वादा निभाया। अब मैं स्कूल जरूर जाऊंगी। नेहा बैग उठाती है और तेज कदमों से स्कूल की ओर निकल जाती है। फिर नेहा वो सारे पैसे क्लास टीचर को दे देती है और पढ़ने लग जाती है। अब इसी तरह कमला रोग रात को चाय बेचा करती है। फिर अगली रात, भाई ये औरत रोज रात को आती है, चाय बनाती है, कैसी अजीब बात है ना। हाँ, और बात सुन, ये सिर्फ रात के 12 बजे से ही क्यों दिखती है? दिन में कभी नहीं दिखाई दी। फिर अगली रात उसी दिन मोहन, एक साधारण ऑफिस जाने वाला युवक, रोज की तरह थका हारा 12 बजे उस टपरी पर आता है। दीदी, एक चाय देना। कमला बिना कुछ बोले चाय आगे बढ़ा देती है। फिर मोहन चाय पी के चला जाता है और रोज इसी टाइम पर आने लगता है और चाय पीने लगता है। आप रोज यहीं मिलती हो, मगर कभी कुछ बोलती नहीं। कोई जवाब नहीं आता। कमला धीरे से मुड़ जाती है। अगले दिन मोहन पूरे दिन सोचता रहता। ये कोई आम औरत नहीं लगती। रोज ठीक 12 बजे वही चाय, कहीं कुछ तो रहस्य है। आज रात इसका पता लगा कर रहूंगा। रात होते ही मोहन छिपकर उसी चाय की टपरी पर देखने लगता है। घड़ी में रात के 12 बजते हैं। एक हल्की रोशनी टपरी में जलती है और हवा में अजीब सी सरसराहट होती है। कमला की आत्मा टपरी के पास प्रकट होती है। सफेद साड़ी। ये तो इंसान नहीं, ये तो चुड़ैल है। मगर ये चुड़ैल रोज रात को चाय क्यों बेचती है? किसके लिए? कमला चाय बनाकर ड्राइवरों को पिलाती है। चाय बिकने के बाद वह एक छोटा डिब्बा निकालती है और उसमें पैसे गिनती है। ये तो पैसे जमा कर रही है, मगर क्यों? कमला सारे पैसे समेटती है और पास की एक झोपड़ी की तरफ बढ़ती है। मोहन भी धीरे धीरे उसके पीछे चलता है, डरते हुए। कहीं ये झोपड़ी की उस बच्ची को नुकसान तो नहीं पहुंचाने जा रही? कमला झोपड़ी के पास पहुंचती है, दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। मोहन एक झरोखे से झांकता है। अंदर नेहा सोई होती है। कमला चुपचाप उसके पास बैठती है और पैसे उसके छोटे से बस्ते के पास रख देती है। बेटा, तेरे स्कूल की फीस का इंतजाम हो गया, तू बस पढ़ते रहना। माँ हर रात तेरे लिए फिर आएगी। नेहा नींद में मुस्कुरा देती है। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखा और झोपड़ी से बाहर निकलते ही धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। मोहन ये सब देखता रह जाता है। ये चुड़ैल नहीं है, ये तो एक माँ है। एक माँ जो मौत के बाद भी अपनी बेटी के लिए जी रही है। अगली रात मोहन हिम्मत करके टपरी पर आता है। माफ करना, मैं जान गया हूँ आप कौन हैं। आप सिर्फ एक आत्मा नहीं, आप एक माँ हो जो अपनी बेटी का भविष्य बना रही हो। कमला चुपचाप खड़ी रहती है। मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन आज से नेहा मेरी बहन है। मैं उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब आप चैन से जा सकती हैं। धन्यवाद बेटा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर कमला की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो जाती है। टपरी बुझ जाती है। सुबह होते ही मोहन नेहा का हाथ पकड़कर स्कूल ले जाता है और वहां जाकर फीस जमा करता है। भैया, माँ कहती थी कि कोई न कोई फरिश्ता जरूर आता है। आप वही हो ना? नहीं नेहा, मैं बस उस माँ का वादा निभा रहा हूँ जो अब भी तुझसे बहुत प्यार करती है।